गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एबीएसटी के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी ऑडिट, कंपनी अंकेक्षण। कंपनी ऑडिट किस तरीके से की जाती है, जब ऑडिट हम करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम थोड़े से शुरू के लेक्चर से उनमें पढ़ा था। साथ ही हमने कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में पढ़ा था कि कंपनी ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन उसको नियुक्त करेगा, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पावर्स एंड सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में से स्टार्ट करेंगे कंपनी ऑडिट। सिंपली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी का अगर कोई अंकेक्षक अंकेक्षण स्टार्ट करने जा रहा है तो उसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है अंकेक्षण स्टार्ट करने से पूर्व, और अंकेक्षण स्टार्ट करने के बाद में, ऑडिट स्टार्ट करने के बाद में उसे कौन कौन सी चीज़ों की ऑडिट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, कौन सी चीज़ों पे आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब बातें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कंपनी ऑडिट। तो जैसे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ कंपनी हैव ए स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। जो कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो कंपनी का आर्थिक विकास है, उसमें जो देश का आर्थिक विकास है, कंट्री की बात कर रहे हैं हम, देश के आर्थिक विकास में जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज होती हैं, वो स्पेशल सिग्निफिकेंस और डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन मस्ट डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ए कंपनी। किसी भी देश की सफलता, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति जो होती है वो कंपनी की सफलता पर निर्भर करती है। Therefore, for proper regulation of companies, law have framed in all the developed country। तो कंपनीज के प्रॉपर रेगुलेशन के लिए, प्रॉपर संचालन के लिए अलग अलग कंट्रीज में उनके अलग अलग लॉज फ्रेम करे हुए हैं। लॉज हैव आल्सो बीन फ्रेम्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हमारी कंट्री जो भारत देश है उसमें भी टाइम टू टाइम लॉज फ्रेम किए जाते हैं, नए लॉज बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, उसमें भी कोई अमेंडमेंट होते रहते हैं हमें हमारे भी देश में। At present, all the companies in our country are being regulated by the Indian Companies Act 2030. The regulation of economy audit is primarily affected by this act। तो जो हमारे जो इंडियन जो कंपनीज हैं वो एक लॉ फॉलो करती हैं, वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये बना हुआ है। इस लॉ में भी टाइम टू टाइम काफ़ी अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो जो भी कंपनी ऑडिट होती है वह भी रेगुलेट की जाती है इसी एक्ट के द्वारा। The general principle and procedure of auditing have been dealt in detail in the earlier chapter. However, every commercial organization has its own characteristics, and it would not be possible to determine the standard of principle and procedure which could be applicable to all type of commercial organization without modification। जनरल प्रोसीजर, जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट के क्या जनरल प्रिंसिपल होंगे, सामान्य सिद्धांत, सामान्य प्रक्रियाएं, ये सब तो हम शुरू के चैप्टर्स में, शुरू के सारे लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था, काफ़ी डिटेल में स्टडी करी थी। साथ ही हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से देखा था कंपनी ऑडिट और ऑडिटर्स में भी, कि उसमें भी सिंपली कंपनी ऑडिट के ऊपर फोकस था, उसमें ऑडिटर के ऊपर फोकस था। तो ये सब हम डिटेल में देखा है। लेकिन ऐसे कोई सेट प्रिंसिपल नहीं हो सकते, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं हो सकते कि आप उनको सभी जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है सब पे अप्लाई कर दो, सभी कंपनीज पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि सभी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की विशेषताएं हैं, कंपनी का टाइप ऑफ बिजनेस है, वो सब सबका वेरी करता है, सबका अलग अलग होता है। सबके प्रोसीजर्स, जो भी प्लान, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस जो कंपनी के बनाए जाते हैं, जो भी कंपनी का बिजनेस है, कंपनी की कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, या फिर कंपनी कौन से प्रिंसिपल प्रोसीजर, वो सब सेम नहीं हो सकते। तो इस कारण एक स्टैंडर्ड प्लानिंग और प्रोसीजर्स नहीं बन प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स नहीं बनाए जा सकते जिसे हर कंपनी ऐसे की ऐसे सेम टू सेम बिना मॉडिफिकेशन के फॉलो कर सके। द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इन कॉमर्शियल फील्ड हैज ऑल्सो इट्स ऑन फीचर्स। अपने खुद के फीचर्स होते हैं कंपनीज के। कंपनीज इंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, और कंपनी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में इंगेज होती हैं, हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइकवाइज ए कंपनी हैज इट्स ओन स्पेशल फीचर्स at the time of its inception which might modify later on in view of the business climate of the country। इसी तरीके से कंपनी के, जब कंपनी को स्टार्ट किया जाता है, कंपनी के स्टार्टिंग के टाइम, कंपनी की स्थापना के समय विशेषताएं कुछ और हो सकती हैं, और बाद में जो क्लाइमेट है, बिजनेस क्लाइमेट है कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं।
तो जो अपनी कंपनी ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं वो यही देखेंगे कि जो कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्मल सिचुएशंस में उस केस में किस तरीके से कंपनी ऑडिट करी जाएगी। कंपनी ऑडिट हैज बीन डील्ड विद इन दिस चैप्टर कीपिंग इन व्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी इन नॉर्मल सिचुएशन एंड विद एन आई ऑन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी। तो हम कंपनी ऑडिट में पढ़ेंगे किस तरीके से कंपनी ऑडिट को स्टार्ट किया जाता है, कंपनी ऑडिट करी किस तरीके से जाती है। ये हम ध्यान में रखते हैं कि नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कंपनी है उसकी केस में किस तरीके से कंपनी ऑडिट करी जाएगी। तो कंपनी ऑडिट के बारे में वैसे तो हम जो माइनर चीज़ें हैं, जो शुरू की चीज़ें हैं, वो काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि जब कोई ऑडिटर कंपनी ऑडिटर नियुक्त कर दिया जाएगा तो उसको जो अपनी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कंपनी ऑडिट स्टार्ट करने के बाद में उसको कौन कौन सी चीज़ों की अच्छे से ऑडिट करनी है और कौन कौन सी चीज़ों की उसको रिपोर्टिंग करना है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि जब कोई कंपनी ऑडिटर नियुक्त किया जाता है तो उसे ऑडिट करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो प्रीलिमिनरीज बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जब ऑडिट की बात आती है, कंपनी ऑडिट की बात आती है तो अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का। तो अब बात आती है कि मैडम अपॉइंटमेंट के बारे में हमने बहुत डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, मैंने काफ़ी लेक्चर्स बनाए हैं उसके ऊपर। तो उसमें मैंने बताया है कि कौन सी अथॉरिटी कंपनी की एक कंपनी ऑडिटर नियुक्त कर सकती है, कौन कंपनी ऑडिटर बन सकता है, उसके लिए उसके पास कौन कौन से क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। साथ ही हमने ये भी बताया था कि कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी व्यक्ति में है तो वो कंपनी ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक कंपनी ऑडिटर कितने टाइम तक वहां रहेगा, कब उसको रोटेट किया जा सकता है, कब उसको रिमूव किया जा हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो क्या करना चाहिए, उसका रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, हमने ये पढ़े थे। तो जब कोई कंपनी ऑडिटर, तो पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए गए। ये भी ऑडिटर देखेगा कि मेरी जो नियुक्ति की गई है विधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिजनेस का नेचर क्या है ये भी उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको यही नहीं पता कि कंपनी के व्यवसाय का स्वभाव क्या है तो वो आगे किस तरीके से उसके खातों की जांच करेगा, तो उसको ये भी पता होना चाहिए। अकाउंटिंग ईयर, व्यापारिक वर्ष के बारे में जानकारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल के बारे में जानकारी, एक इक्विटेंस विद मैनेजमेंट, प्रबंध के विषय में जानकारी, नॉलेज ऑफ द बाइलॉज रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम एंड अंतर नियमों की जानकारी, स्टडी ऑफ प्रोस्पेक्टस पर विवरण का अध्ययन, टू रिसीव द लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची प्राप्त करना, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, कर्मचारियों की सूची और कर्तव्य वितरण का ज्ञान प्राप्त करना है कि कौन कौन कर्मचारी है और किस कर्मचारी को कौन सा काम दिया हुआ है, इसके बारे में देखना। नॉलेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण के विषय में जानकारी, और एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस फाइनल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, पिछले अंतिम खाते और जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उनको प्राप्त करना। तो इसमें सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में क्या देखेगा ऑडिटर, अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि मेरी जो नियुक्ति की गई है वो कंपनी लॉ और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में जो बातें बताई गई हैं, जो नियम्स बताए गए हैं, जो कुछ बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए की गई है नहीं की गई है। अगर उनको फॉलो नहीं किया गया है तो उसकी नियुक्ति भी लीगल नहीं मानी जाती है। तो देन एन ऑडिटर बिफोर accepting an appointment as such must be seen that he is qualified to act an auditor of a company। तो सबसे पहले जब उसका अपॉइंटमेंट, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी व्यक्ति का तो ऑडिटर को भी प्रपोजल भेजा जाता है, तो एक्सेप्ट करता है कि मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ या ऑडिटर बनने का वाला प्रपोजल स्वीकार कर लेता है कि मैं ऑडिटर बन जाऊंगा इस कंपनी का। तो जब वह प्रपोजल स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा अपॉइंटमेंट, तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं वाकई में क्वालिफाइड हूँ भी या नहीं इस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। ये ऑडिटर को खुद को भी देखना पड़ेगा, कंपनी तो देखेगी, ये ऑडिटर को खुद को भी देखना पड़ेगा कि जिस टाइप ऑफ कंपनी में मैं ऑडिटर नियुक्त करने जा रहा हूँ उस कंपनी में मैं ऑडिटर बनने की क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ। द पर्सन ऑफरिंग द अपॉइंटमेंट इज आर कॉम्पिटेंट एंड ऑथोराइज टू डू सो। ये भी देखेगा कि जो व्यक्ति मुझे अपॉइंटमेंट ऑफर कर रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे अपॉइंट कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए ऑथोराइज भी है या नहीं है। एंड द अपॉइंटमेंट इज मेड अकॉर्डिंग
to the procedure and in the manner mentioned in the Indian Companies Act 2013। एंड जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए प्रोविजन, दिए गए प्रोसीजर, दिए गए मैनर के अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं है, ये भी उसको देखना है। द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज मेंशन इन द कंपनीज एक्ट एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। और जो ऑडिटर होगा उसको वो सारी ड्यूटीज भी डिस्चार्ज करनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में दे रखी हैं। बाय एंड लार्ज एन ऑडिटर हैज टू वेरीफाई whether his appointment is regular and legal or not for detailed। तो ऑडिटर, अगर कोई कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया जा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको सबसे पहले जब ऑडिटर अपॉइंटमेंट प्रपोजल स्वीकार कर रहा है, अपॉइंटमेंट स्वीकार कर रहा है, उससे पहले ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो खुद देखेगा कि मैं इस कंपनी के ऑडिटर बनने लायक हूँ या नहीं हूँ, तो मैं एलिजिबल भी हूँ या नहीं है ऑडिटर बनने के लिए। साथ ही ये देखेगा जो अथॉरिटी मेरी अपॉइंटमेंट कर रही है, मेरा अपॉइंटमेंट कर रही है, वो ऑथोराइज भी है या नहीं है, और मेरा जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो कंपनीज एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग किया गया है, नहीं किया गया। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं किया गया तो उसका अपॉइंटमेंट लीगल ही नहीं माना जाएगा। साथ ही उसको जो भी ड्यूटीज असाइन हो रखी हैं प्रोविजन के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी उसको ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। और डिटेल में हमने क्या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में देख रखा है। नेक्स्ट जो कंपनी ऑडिटर होगा वो एप्लीकेशन प्रारंभ करने से पूर्व पता करेगा व्यवसाय के स्वभाव के बारे में, क्योंकि जब तक उसको बिजनेस के नेचर के बारे में नहीं पता तब तक उसको कुछ भी नहीं पता होगा बिजनेस के बारे में। जबकि एक कंपनी ऑडिटर को ऑडिट स्टार्ट करने से पूर्व बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी उसको वो ऑडिट अच्छे से कर सकता है और तभी उसको पता लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तो नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन टेक्निकल फीचर्स डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। तो हर बिजनेस के अपने टेक्निकल फीचर्स होते हैं जो उसके नेचर स्वभाव के ऊपर डिपेंड करते हैं। देयरफॉर एन ऑडिटर take note of what type of product are manufactured, purchased and sold in the particular business, what are the sources of cash receipt and expenditures, what is the nature of liability and assets of the business, and the audit program of an auditor depend on such technical feature of the business। तो जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी कंपनी होती है, उनके सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग उसकी टेक्निकल फीचर्स होते हैं, उसका नेचर अलग होता है। तो जब ऑडिट स्टार्ट करने चाहेगा तो सबसे पहले वो ये नोट करेगा कि कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, परचेज कर रही है, सेल कर रही है, उसकी जो भी नकद प्राप्ति हो रही है, कैश रिसिप्ट हो रही है, उसके खर्चे हो रहे हैं, वो मेनली खर्चे और प्राप्तियां कहाँ से हो रही हैं, क्योंकि नेचर पे डिपेंड करेगा। और साथ ही ये भी पता देखना पड़ेगा उसकी जो भी लाइबिलिटीज हैं, दायित्व हैं, असेट्स संपत्तियां हैं, उनका नेचर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, किस तरीके की असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं बिजनेस में, और इन सब के अकॉर्डिंग ही वो अपना ऑडिट प्रोग्राम फ्रेम करेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करे गए हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसको नेचर के बारे में बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ईयर, व्यापारिक वर्ष के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर अपॉइंटमेंट द ऑडिटर मस्ट सी when the accounting year of the company ends. Since a lot of work has got to be done on the last day of the business, verification of case and security, stock in trade, etc. जैसे उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा ऑडिटर का, तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, जिस कंपनी में उसका अपॉइंटमेंट किया गया है उसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर एक ही दिन हो, कई कंपनी 1 जनवरी से 31 मार्च का भी फॉलो करती हैं, कई जगह ये रूल्स हैं कि वो फॉलो कर सकती हैं कई स्टेट में। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के एंड पे कुछ काम होते हैं जो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे ही किए जाते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, स्टोर का, स्टॉक इन ट्रेड का, क्योंकि जो स्टॉक में अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो वाकई में है या नहीं है। कैश का वेरिफिकेशन हो गया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस चल रहा है वही वाकई में है या नहीं है, फिजिकल रूप में भी। फिर नेक्स्ट चलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। द ऑडिटर मस्ट ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ही मस्ट बी acquainted with their names, address and profession, date of appointment and date of end of
टेन्योर। तो अंकेक्षक को संचालक मंडल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसे प्रत्येक डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम, पता, उसका एड्रेस, प्रोफेशन, व्यवसाय, नियुक्ति की तिथि क्या, उसका अपॉइंटमेंट की डेट क्या है, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने की तिथि, ये सब बातें उसको पता, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए और पता होना चाहिए उसको। नेक्स्ट आता है acquaintance with management. The auditor must know as to who controls the management of the company, managing director or manager. The auditor must see to it that the provision of section 196 of the Companies Act 2013 in this aspect has been followed. He has also to see that only an individual can be the manager or managing director of a company. Sorry. जो ऑडिटर है वह ये पता, उसको ये नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है। या तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, प्रबंध निदेशक करेगा, या प्रबंध संचालक करेगा, या प्रबंधक करेगा। इन दोनों में से किसी के एक के हाथ में कंपनी का मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, ये उसको देखना पड़ेगा। साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसमें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 196 मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर की क्वालिटी, वो जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं इससे रिलेटेड वो सारे इसमें बताए गए हैं। 196 के अनुसार कंपनी का प्रबंधक इनमें से किसी एक को ही सौंपा जा सकता है। तो ऑडिटर ये देखेगा कि जो प्रोविजन कंपनी जब 2013 है वो फॉलो किया, सॉरी प्रोविजन 196 सेक्शन 196 है वो फॉलो किया गया है या नहीं है, ये भी उसको देखना है। अंकेक्षक यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का प्रबंध और प्रबंध संचालक व्यक्ति ही हो सकता है। कंपनी का जो प्रबंधक या प्रबंध संचालक जो होगा वो इंडिविजुअल ही हो सकता है, कोई फॉर्म या कंपनी नहीं हो सकती। तो ये तो हो गई शुरू की बातें। तो हमने देखा कि जो कंपनी ऑडिटर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, सबसे पहले वो अपने अपॉइंटमेंट के बारे में देखेगा, उसका अपॉइंटमेंट लीगल है या नहीं है। दूसरी चीज वो देखेगा कि कंपनी का बिजनेस का नेचर कैसा है, वो भी उसको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोग्राम फ्रेम किया जाता है। फिर तीसरी चीज देखेगा कि उसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है कंपनी का, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड पे काफी एक्टिविटीज होती है जिसको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखेगा संचालक मंडल के बारे में, देखेगा कि उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, उनका नाम एड्रेस सब उसको पता होना चाहिए। फिर उसके आगे वो नेक्स्ट देखेगा कि जो प्रबंधक है कंपनी का, जो मैनेजमेंट है वो कौन संभाल रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है या मैनेजर नियुक्त किया गया है। और इन सब की नियुक्ति वगैरह में सेक्शन 196 का कंपनी जब 2013 की पालना भी की गई है या नहीं है, क्योंकि 196 कहता है कि कंपनी का प्रबंधक या तो प्रबंध संचालक को देना चाहिए या फिर प्रबंधक, दोनों में से किसी एक को ही दिया जाना चाहिए, आपको देखेगा। और जो प्रबंधक प्रबंध संचालक हो जो इंडिविजुअली हो सकता है, कुछ फॉर्म वगैरह नहीं हो सकती। इससे आगे हम जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।